प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी को भी बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो बच्चों आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए 12th क्लास के केमिस्ट्री का टॉप 70 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और साथियों ये सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के क्लास को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले केमिस्ट्री के 70 ऑब्जेक्टिव को आप लोग अच्छे से याद करते चलिएगा। ओके जी, चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। सभी साथी हमारे साथ आंसर को चैट सेक्शन में लगाते चलिएगा और अच्छे से सारे प्रश्नों को याद भी करते चलिएगा। समझाने की गारंटी हमारी है, बस आप लोग अच्छे से ध्यान से क्लास को देखिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है और पूछा जा रहा है हीरा निम्नलिखित में किस प्रकार का रवा है। बहुत सारे बच्चे रवा को देख के कंफ्यूजन में पड़ गए। अरे भैया रवा मतलब क्रिस्टल पूछा जा रहा है और हीरा जो है किस प्रकार का क्रिस्टल है पूछा जा रहा है। तो सबको याद रखना है, चाहे आपके सामने हीरा आए, ग्रेफाइट आए, क्वार्ज आए, ये सारे के सारे जो है सह संयोजक क्रिस्टल हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अच्छे से ध्यान में रखिएगा एक एक प्रश्नों को। चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल देखिए, प्रश्नों की संख्या 70 है इसलिए हम कम टाइम वेस्ट करेंगे और सारे प्रश्नों को कवर करेंगे। देखो बेरवादार ठोस का उदाहरण है। अब जल्दी जल्दी से सारे बच्चे बताएंगे बेरवादार ठोस यानी कि आपसे ये पूछा जा रहा है कि अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। अक्रिस्टलीय ठोस का एग्जांपल हमने क्या बताया था बच्चों, जल्दी से आप लोग हमें कमेंट करके बताओ। तो सर सिंपल सा इसका जो आंसर होगा ना वो रबर हो जाएगा। क्या होगा? रबर, क्योंकि हीरा, ग्रेफाइट, नमक ये सब क्या है, ये क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन बेरवादार यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस रबर हो जाएगा। और कौन सा होता है जल्दी से लगा दो, तो क्वार्ज ग्लास भी हो जाता है। सर ये तो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, ये नहीं भूलना है आप लोगों को, जिसे हम लोग SiO2 भी लिख देते हैं। तो ये सब आपको याद रखने हैं। चलो जितने भी अलग से पॉइंट होंगे वो मैं आपको बताते चलूंगा, जिससे कि कोई भी प्रश्न अगर अलग से बन रहा हो तो वो भी आपके दिमाग में फिट होता चले। देखो तीसरा नंबर सवाल है, रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है। रवा मतलब क्रिस्टल। सर अब जल्दी से बताओ, यहाँ पे रवा में जब इलेक्ट्रॉन ऋणायन द्वारा खाली स्थान में पकड़ लिया जाता है तो वो हमारा दोष होता है एफ सेंटर। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। ओके बच्चों चलो आगे बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर सवाल का जवाब बताओ जल्दी से कि क्रिस्टल क्या होते हैं, क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल देखो कितने प्रकार के होते हैं आप लोग बताओ। सर एक होता है आयनिक क्रिस्टल, आणविक क्रिस्टल, सह संयोजक क्रिस्टल और धातुई क्रिस्टल। कितना हुआ सर? 4 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। ऐसा मत करना कि 7 प्रकार के। मूल क्रिस्टल के तंत्र अगर पूछे आपसे कि मूल क्रिस्टल ये तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, क्या पूछेगा साथियों? मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या 7 होती है। और एक चीज और भी पूछेगा, क्या पूछेगा सर ये बता दो ना। तो देखो आपसे पूछेगा ब्रेविस जालकों की संख्या। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ब्रेविस जालकों की संख्या 14 होती है। इसी जगह अगर हमें घनाकार क्रिस्टल में, कहां पर सर? घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालक पूछे तो 3 होते हैं। ये आप बहुत अच्छे तरीके से याद रखोगे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल देखो, घनाकार क्रिस्टल में लो जस्ट हमने ऊपर बताया और प्रश्न आपके सामने है। इसका आंसर तो मैं नहीं बताने वाला बच्चों, जल्दी से बताओ। घनाकार क्रिस्टल में ब्रेविस जालकों की संख्या 3 होती है। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। काउंट करते चलो आप कितना सही कर पाते हो, लास्ट में पूछेंगे हम आपसे। देखो समपराशरी विलयन डॉट 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 के बराबर होते हैं, मोलर सांद्रण के बराबर होते हैं बच्चों। किसके बराबर? मोलर सांद्रण के बराबर है। एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, मानो तो क्वेश्चन बैंक वाला ये सवाल लाया गया। देखो टिंडल प्रभाव पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? टिंडल इफेक्ट इज फाउंड इन, किसमें पाया जाएगा बच्चों बताओगे क्या? बिल्कुल सर ये सॉल में होता है। किसमें होता है? सॉल में। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर सवाल देखो, CsCl क्रिस्टल की संरचना कैसी होती है। देखो एक आपसे पूछेगा CsCl यानी कि बच्चों इसका नाम क्या है? सीजियम क्लोराइड। और दूसरा आपसे पूछेगा NaCl क्रिस्टल की संरचना। दोनों आपको याद रखना, अगर CsCl आए तो ये BCC में होता
होता है, यानी कि बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होता है, जबकि NaCl की बात हो ये FCC यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में होता है। तो बच्चों यहाँ पे CsCl क्रिस्टल की संरचना पूछा है, BCC लगाओगे, और अगर आपसे BCC में क्या पूछेगा, एटॉमिक नंबर पूछे तो 2 लगाओगे, कोऑर्डिनेशन नंबर पूछे तो 8 लगाओगे। FCC में एटॉमिक नंबर कितने होते हैं सर? 4 होते हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। SC में कितने होते हैं सर? एटॉमिक नंबर 1 होते हैं और ये कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होते हैं। ये सब आपको क्लियर रखना है बच्चों, ऑब्जेक्टिव बार बार बनते हैं यहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल देखो, निम्न में से कौन ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है? एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, ताप द्वारा नहीं प्रभावित होती है। मोललता नाम सुने हो बच्चों, प्रति केजी विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को, यानी कि मोल प्रति केजी बच्चा पार्टी, यही वाला बात आपसे पूछा जा रहा है। मोललता होता है जिसपे कि ताप का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है। लेकिन देखो निम्न में विलयन के लिए कौन सा अनुसंख्यक गुण है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपसे पूछा गया है। हमने क्या बताया था कि विलयन का अनुसंख्यक गुणधर्म वह है जो विलयन में उपस्थित विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करता है, कणों के आकार या प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। और हमने 4 एग्जाम्पल बताया था, क्वथनांक का उन्नयन, हिमांक का अवनमन, परासरणी दाब और वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। तो कौन सा मिला सर? परासरणी दाब मिला, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये सब कहां से आ गया? ये सब हमारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, और जो है वो परासरणी दाब है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और जो अलग से 4 एग्जाम्पल बता दिए बच्चों, ये 4 ही है, इसके अलावा नहीं पूछने वाला, कुछ नहीं पूछेगा ये 4 के अलावा। देखो विलयन की चालकता किसके समानुपाती होती है? नंबर ऑफ आयन बच्चों, आयनों की संख्या के समानुपाती होती है। 11 नंबर सवाल का जवाब आपका बी कह दोगे। देखो ये रहा प्रश्न आपका, निम्न में से अच्छा विद्युत का सुचालक कौन है? अब यहाँ पे ये पूछा है भैया जी, देखो 1 मिनट यहाँ पे प्रश्न इधर उधर हो रहा है। चलो अब बताओ, पूछा जा रहा है निम्न में से विद्युत का अच्छा सुचालक कौन है? ये वाला पूछा जा रहा है, सुचालक पूछा गया बच्चों, कंडक्टर पूछा गया है। जल्दी से बताओ 12 का क्या लगाओगे? क्या सर ग्रेफाइट होगा? बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, ये तो सिद्धांत है, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? जल्दी से बताओ, आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो आयनी, आ से याद रखिएगा, आरहेनियस साहब ने दिया था। अच्छा बच्चों, उत्प्रेरक का खोज किसने किया था? जल्दी से बताओ, ये तो कमेंट करो जल्दी से। तो बोलोगे सर बर्जीलियस साहब का नाम सुने हो ना, बर्जीलियस साहब का, इन्होंने ही उत्प्रेरक खोजा था। ये भी आपको याद रखना है, उसमें पढ़ते हो ना, धनात्मक उत्प्रेरक, ऋणात्मक उत्प्रेरक, उत्प्रेरक का कार्य है अभिक्रिया की दर को बढ़ाना और घटाना। ये सब तो पढ़े हो कि नहीं? बताओ बच्चा पार्टी। चलो आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर सवाल है, फैराडे का प्रथम नियम क्या है? फैराडे भैया का प्रथम नियम आपको बताना है, आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है सर? M बराबर ZCT पढ़े हो क्या? यही वाला प्रथम नियम है, तो बताओ जल्दी से कौन सा होगा, या फिर E बराबर भी ZCT हो जाता है? जल्दी से बताओ। 13 का क्या लगा रहे हो? 14 का जल्दी से बताओ बच्चों। बी हो जाएगा बिल्कुल। ये M बराबर ECT मिले, ZCT मिले, कुछ भी मिले, बस आपको लगा के आना यही वाला। देखो इससे कोई मिलता जुलता नहीं है। PV बराबर एनर्जी, ये तो विलियन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, ये तो दोनों फिजिक्स में है भैया, ये सब नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, 15 नंबर सवाल देखो, 96,500 कूलम विद्युत धारा CuSO4 के घोल से क्या मुक्त करती है? 31.75 ग्राम तांबा को बच्चों। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, और यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप ध्यान में रखोगे। चलो आज से डेली क्लास लेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है, और अपना भी अब सोच लो, अभी से पढ़ाई शुरू करना है। ये सिलेबस ये सारा हम समय से खत्म करवा देंगे बच्चों, इसकी कोई टेंशन नहीं है। जल्दी से बताओ, किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में किस पर निर्भर करता है? टेम्परेचर पर, बिल्कुल टेम्परेचर पर निर्भर करता है, प्रेशर पर
निर्भर करता है, कंसंट्रेशन पर निर्भर करता है। तो देखो हमें ना प्रेशर दिया गया है और ना कंसंट्रेशन दिया गया, तो बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो, हैबर विधि से अमोनिया के निर्माण में निम्नलिखित में कौन सा उत्प्रेरक का प्रयोग होता है? लोहे का महीन पाउडर। ऑप्शन ए हमारा राइट हो जाएगा। चलो बताओ 18 नंबर सवाल है, किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पर निर्भर करता है? एक्टिव वेट पर निर्भर करता है या फिर एक्टिव मास भी कभी कभी मिल जाता है, ये भी आपको याद रखना है बच्चों। ओके चलो 19 का जवाब बताओ, जल्दी जल्दी से कर लेते हैं और एग्जाम में हम बहुत अच्छे से तहलका मचाएंगे। देखो प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या है? एग्जाम में आपसे ये भी तो पूछेगा शून्य कोटि के लिए, या फिर ये भी पूछेगा प्रथम के लिए, या फिर तो ये भी पूछ सकता है कि द्वितीय कोटि के लिए। तीनों बता देते बच्चा, घबराओ नहीं। देखो शून्य कोटि के लिए लिखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, ये शून्य कोटि के लिए है। प्रथम के लिए सिर्फ सेकेंड इनवर्स याद रख लो, समय का इनवर्स होता है। और द्वितीय के लिए होता है मोल इनवर्स लीटर और सेकेंड इनवर्स। देखो इसमें लीटर और सेकेंड में इनवर्स लगा है, लेकिन इसमें मोल इनवर्स और सेकेंड इनवर्स लगा है, और इसमें सिर्फ सेकेंड इनवर्स दिया गया है। ये तीनों को बच्चा पार्टी रट लो एकदम, एग्जाम में तीन में से कोई एक हर एक बार देखने को मिलता है। प्रथम वाला पूछा, ऑप्शन ए आप लगा सकते हो। चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो। हाँ भैया लाल टी शर्ट, आप इधर देखो, क्लास को देखो भाई, उधर क्या देख रहे हो? अभी खाना नहीं बना, इधर क्लास को देखो, आप उधर मत देखो अभी। चलो समझ नहीं आएगा नहीं तो देखो, निम्नलिखित में कौन लायोफिलिक कोलाइड है? अब देखो लायोफिलिक कोलाइड बताओ आप लोग जल्दी से, कौन सा होगा? गम हो जाएगा क्या? वो जिंदगी वाला गम नहीं है, इसे बच्चों गोंद लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? गोंद लिखा जाता है। 20 नंबर सवाल का जवाब आप बी लगाओगे। चलो बताओ 21 नंबर सवाल है, टाइलिन नामक एंजाइम का स्रोत क्या होता है? जीभ की लार होता है। क्या होता है बच्चों? जीभ की लार। यानी कि देख रहे हो, अगर थोड़ा ज्यादा भूख लगा हो, उसके बाद अच्छा चीज कुछ बन रहा हो खाना घर में, तो फिर क्या होगा? जीभ की लार, ऐसे लार टपकता है ना, वही वाला बात है। इसमें टॉयलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो, दूध एक उदाहरण है। दूध किसका एक उदाहरण है बताओ? ये पायस का। कभी कभी इसका इंग्लिश भी ऐसे करके इमल्सन लिख देता है, तो आपको ये याद रखना है कि पायस का ही इंग्लिश इमल्सन होता है। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है बच्चों। चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो, साबुन ग्रीस को किसके द्वारा निकालता है? इमल्सीकरण के द्वारा। किसके द्वारा? इमल्सीकरण के द्वारा। राइट बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलो बताओ सामान्य ताप एवं दाब पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? कितना होता है भाई? कितना होता है? 22.4 लीटर होता है। बिल्कुल सही आंसर है, और आप लगा के आओगे करेक्ट हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो 25 है, निम्नलिखित में कौन सा धातु सामान्यतः मुक्त अवस्था में पाया जाता है? एयू। कौन सा बच्चों? एयू, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? सोना। याद रहे 25 का आप बी लगा सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं 26 नंबर सवाल है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन सा है? देखो बच्चों यहाँ पे बहुत सारे बच्चे थोड़ा सा गलती ये कर बैठते हैं कि सर हमसे लोहा का अयस्क ही तो पूछा है ना, लेकिन ये मुख्य रहे या फिर न रहे इस पे ध्यान देना है। अगर हमसे लोहे का मुख्य ये अयस्क यानी कि मेन और पूछे बच्चों, तो वो हमारा हो जाता है हेमेटाइट। देखो याद करो हमारे साथ, अगर लोहे का मुख्य अयस्क पूछे तो आप क्या लगाओगे बच्चों? हेमेटाइट हो जाता है। लेकिन अगर सिर्फ पूछे, यहाँ पे देखो, अगर हमारे सामने ये मुख्य ना हो, क्या हो बच्चों? अगर लोहे का ऑक्साइड अयस्क पूछे तो ये हेमेटाइट, सिडेराइट, कौन सा होता है? मैग्नेटाइट, ये सब हो जाता है। लेकिन यहाँ पे मुख्य लगा है जो कि हेमेटाइट होगा बच्चों। 26 का ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा कथन है जो सही है? बताओ बच्चों निम्नलिखित में कौन सा ऐसा कथन है जो सत्य है? तो आपको याद रखना सभी अयस्क खनिज होते हैं, और ये वाला बात बिल्कुल सही है। चलो अगला बताओ जल्दी से 28 नंबर सवाल है, कॉपर पायराइट किसका अयस्क? देखो पहले आपसे एग्जाम में एक बार ये पूछा था। क्या पूछा था? यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है? जल्दी से पहले आप हमें बताओ, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या होता है सर? CuH
CuFeS2 होता है, CuFeS2। और अगर पूछे अब बताओ ये किसका अयस्क होगा, देखो शुरू में ही दिख गया सर ये हमारा कॉपर का अयस्क है। और भी पूछा था, क्या पूछा था, एक बार पूछा था फ्रियोन का सूत्र क्या होता है, जल्दी से बताओ बच्चों फ्रियोन का सूत्र क्या होता है, तो आप लगाओगे सर CCl2 और F2 होता है, ये भी आप याद रखोगे। एक और भी पूछा था जिसका नाम है ओलियम। देखो इंपॉर्टेंट बात सिर्फ हम बता रहे हैं जो एग्जाम में आया हुआ है, जो कि हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालिसिस किया तो हमें पता चला कि ओलियम का भी सूत्र पूछा है जो कि होता है H2S2O7 होता है। ये सब बच्चों याद रखने वाली चीजें हैं, आप याद रखोगे। एक बार तो मानो तो जल का भी पूछा था तो वो भी बता देते हैं, जल का किसको नहीं पता होगा, तो ये सब पूछता है हमारे एग्जाम में, तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना पड़ेगा। अभी का तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा बच्चों। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करते चलिएगा, तब पढ़ाने में तो बिल्कुल मजा आ जाता है, इसलिए सभी बच्चे एक बार लाइक कर लीजिएगा। और हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हो बच्चा पार्टी तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। डेली क्लास का टाइम हमारा शाम के 7 बजे है, तो ज्वाइन करिएगा। देखो सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है फेन उत्प्लावन विधि के द्वारा, 29 का आपका विकल्प नंबर ए हो जाएगा। चलो बताओ ओलियम का सूत्र क्या होगा, ओलियम है भैया, देखो हमने शायद ऊपर अभी जस्ट बताया कि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। ओलियम का H2S2O7 होता है सर, क्या होता है H2S2O7 होता है। H2SO4 क्या है सर, ये सल्फ्यूरिक एसिड है, ये तो पता होगा ना आपको। अच्छा अमोनिया का क्या होता है, NH3 होता है। देखो ये बताओ उजला और पीला फास्फोरस क्या है, जल्दी से बताओ उजला और पीला फास्फोरस क्या है भैया, अपर रूप है, ऑप्शन ए आपका सही होगा। चलो बताओ 32 नंबर सवाल है, नाइट्रिक अम्ल किस विधि से तैयार किया जाता है। देखो संपर्क विधि से हम लोग स से संपर्क विधि और स से सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 को तैयार करते हैं। ओस्टवाल्ड विधि से बच्चों क्या तैयार करते हैं बच्चों, जल्दी से बताओ HNO3 तैयार करते हैं सर। उसके बाद प्रकाश संश्लेषण, तो ये तो हरे पौधे वाला बात है। हैवर विधि से हम लोग अमोनिया तैयार करते हैं। अब बताओ कौन पूछा गया, नाइट्रिक अम्ल यानी कि ओस्टवाल्ड विधि से हम लोग नाइट्रिक अम्ल को तैयार करते हैं, ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो बताओ निम्नलिखित में कौन सी गैस एकल परमाणविक है, एकल परमाणविक बच्चों मोनो एटॉमिक पूछा गया है, बताओ 33 का करेक्ट आंसर आप क्या लगाओगे, हीलियम होता है, सही आंसर बी होगा। चलो बताओ 4 नंबर सवाल है, चक्रीय मेटाफॉस्फोरिक अम्ल में पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बताओ बच्चों पीओपी बॉन्ड की संख्या कितनी होती है, जल्दी से बता दो। इसमें हमने पढ़ा था, इसमें पीओपी बॉन्ड की संख्या 3 होती है, बस इतना मत समझो, ये समझ लो 3 गो है पीओपी, बस याद रखो 3 होते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं 35 नंबर सवाल है, XeF4 की आकृति कैसी होती है, जेनोन टेट्राफ्लोराइड बच्चों जल्दी से बताओ कैसी होती है, स्क्वायर प्लेनर, और स्क्वायर प्लेनर को हम क्या कहते हैं, वर्ग समतलीय कहते हैं। 35 का आपका बी होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला नंबर सवाल, बच्चा पार्टी क्लास को लाइक करते चलना भूलना नहीं है। देखो निम्न में कौन सा बॉन्ड है जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, प्रबल होता है, बताओ जल्दी से, ये होता है क्लोरीन और क्लोरीन के बीच का बॉन्ड होता है। 36 का क्या होगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं 37 नंबर सवाल है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या है, क्रोमियम की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है बच्चों, +6 होती है क्या, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी होगा। चलो बताओ 38 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक प्रथम संक्रमण श्रेणी का तत्व यहाँ पे नहीं है, नहीं पूछेगा बच्चों, मैग्नीशियम लगाओगे, क्या लगाओगे बच्चा पार्टी, मैग्नीशियम यानी कि कौन सा लगाओगे, Mg लगाओगे बच्चों, याद रहे। चलो आगे बढ़ते हैं 39 नंबर सवाल, देखो समन्वय यौगिकों के लिए सबसे पहला महत्वपूर्ण सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था हमारे वर्नर साहब ने। 39 का आप भी सी लगा रहे हो और हमने भी सी को लगा दिया, इसका मतलब सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक के बारे में देखो, अगर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमें कार्बन का होना जरूरी है ना,
कार्बनिक यौगिक पर रहेंगे और कार्बन ना रहे तो फिर तो दिक्कत है। यानी कि बताओ राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि जिसकी शादी हो रही है वही अगर उसमें ना हो तो फिर कैसे हो पाएगा, यही वाला बात है बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 41 नंबर सवाल है, उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन सा है, बताओ। ए गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी इज कौन सा होगा, वो हो जाता है हमारा कौन सा, ग्रेफाइट होता है क्या, बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो बताओ कौन सा 42 है, विटामिन B12 में उपस्थित रहता है। देखो ऐसे विटामिन से हर एक बार प्रश्न एग्जाम में रहता ही रहता है और हम एक दिन क्या करेंगे, विटामिन टॉपिक को ही खत्म कर देंगे, विटामिन टॉपिक को ही खत्म करेंगे। सर कैसे कैसे, देखो विटामिन हमारा दो टाइप का होता है, एक हमारा क्या होता है बच्चों, जल्दी से आप लोग बता दो, विटामिन 2 होता है, कौन कौन सा होता है ये आप हमें जल्दी से बता दो फटाफट से। सर एक हमारा होता है जल में विलय और दूसरा होता है वसा में विलय, तो यहाँ लिख देते जल में विलय और दूसरा होता है वसा में विलय। देखो अगर जल में विलय हो तो वो कौन सा, विटामिन बी कम्प्लेक्स यानी कि विटामिन बी पूरा होता है, और विटामिन क्या होता है, विटामिन सी होता है, ये जल में विलय है, और वसा में ADE होता है, ये वसा में विलय है। और विटामिन की खोज किसने किया था बच्चों, ये फंक साहब ने किया था। किसने किया था, फंक साहब ने किया था, तो ये भी आपको याद रखना है। अभी का करेक्ट आंसर क्या होगा, विटामिन B12 में जो उपस्थित रहता है उसका नाम कोबाल्ट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों सारे बच्चे आंसर को लगाते चलिएगा। ओके बच्चों, चलो इसका आंसर आप जल्दी जल्दी से लगा दो चैट सेक्शन में। थोड़ा सा एक काम कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पे चार्ज में इसको लगाना पड़ेगा क्योंकि नहीं तो क्लास ऑफ हो जाएगा। 1 मिनट। ओके ओके, चलो अब लगाते चलो आंसर को। अब हमारा क्लास नहीं रुकने वाला है, बताते चलो। ईथेन में कार्बन का संकरण क्या होता है, ईथेन में जो कार्बन का संकरण है वो sp3 होता है। क्या होता है बच्चों, sp3 है। आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल है, कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई, एग्जाम में पूछने वाला सवाल है। कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड की लंबाई, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की लंबाई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की लंबाई, ये सब एग्जाम में इंपॉर्टेंट है भैया। बताते चलो क्या होगा इसका राइट आंसर, जल्दी से हम देखना चाहते हैं। 44 का क्या लगाओगे, बिल्कुल जल्दी से 1.54 एंगस्ट्रम अगर है ये कार्बन कार्बन एकल बॉन्ड है, 1.34 एंगस्ट्रम है तो डबल बॉन्ड है, 1.20 एंगस्ट्रम है तो ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब देखो प्रथम वाला ये सिंगल बॉन्ड है, ऑप्शन नंबर कौन सा, सी होगा। आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल 45 नंबर सवाल है, SN2 क्रिया विधि में निर्माण होता है, SN2 क्रिया विधि में किसका निर्माण होता है, संक्रमण अवस्था का निर्माण है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक क्या है, यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप पूछा गया है। एल्डिहाइड का पूछे CHO होता है, कीटोन का पूछे तो CO होता है सर, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड का पूछे तो COOH होता है, उसके बाद और कौन सा सर, अल्कोहल का पूछे तो OH होता है, और क्या पूछ सकता है बताओ जल्दी से। ओके जो पूछेगा वो हम बताते चलेंगे। अल्कोहल का कौन सा हो जाएगा, OH होगा। राइट आंसर ए होगा, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये कीटोन है। चलो आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन ए आप इसका लगा सकते हो। चलो ग्लिसरॉल क्या है, ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल है, ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलो बताओ अगला नंबर सवाल का जवाब, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलता है, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक निर्जलीकरण से क्या मिलेगा। 48 का सही जवाब आप हमें बताओ जल्दी से। ओके इसका राइट आंसर क्या होगा, प्राइमरी अल्कोहल पूछा गया, यानी कि सर RCH2OH को जो अगर हम ये हमारा क्या करते हैं सर, ये हमारा देखो ना यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसका निर्जलीकरण करते हैं तो हमें क्या मिलता है, पहला अवयव नहीं पूछा गया है, इसीलिए हमें ये बताना कि पहला अवयव नहीं पूछा गया। बताओ जल्दी से, प्राइमरी अल्कोहल का उत्प्रेरक
निर्जलीकरण से हमें क्या मिलेगा? 48 नंबर सवाल का जवाब जल्दी से बताओ। सर हमें एल्डिहाइड मिलता है, उसके पहले हमें कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। क्या मिलता है? कार्बोक्सिलिक एसिड भी मिलता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? ये हमारा एल्डिहाइड प्राप्त होता है। यानी कि अगर हमसे पूछे अगर पहला अवयव पूछे तो कार्बोक्सिलिक एसिड लगाएंगे, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया, तो हमारा एल्डिहाइड ही करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर सवाल है, मेथेनॉल का सूत्र क्या होगा? मेथिल अल्कोहल भी इसे कहते हैं, मेथेनॉल हो जाता है, CH3OH होता है। चलो अगला नंबर सवाल देखो, एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होता है? जस्ट हमने बताया बच्चों। देखो अगर एल्डिहाइड है, देखो अगर हमारे सामने RCH2OH है और ये यहाँ पे ये पूछे कि एक एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या प्राप्त होगा, तो पहला अवयव जो है RCHO होता है। फिर अगर इसका ये हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन अगर करते हैं इसका, तो फिर हमें RCOOH प्राप्त होता है। पहला अवयव जो होता है वो हमारा एक अम्ल होगा। एक अम्ल, देखो यहाँ पे एल्डिहाइड तो कहीं बात नहीं है, तो सर यहाँ पे देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिड मतलब अम्ल है, तो एक प्रकार का अम्ल हमें प्राप्त हो जाता है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल है, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र C6H6 होता है। बेंजीन का सूत्र सर C6H6 होता है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। चलो बताओ अगला नंबर सवाल, एक कच्चा पदार्थ जो नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त होता है वो एडिपिक अम्ल होता है। ये सब आसान प्रश्न है, आपको याद रख लेना है। देखो निम्नलिखित में कौन तापदृढ़ प्लास्टिक है? बेकेलाइट को हम लोग तापदृढ़ प्लास्टिक कहते हैं। करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। चलो बताओ जल्दी से, ये रहा पॉलीथीन एक बहुलक है किसका? पॉलीथीन एक इथीन का बहुलक होता है। किसका? इथीन का बहुलक है पॉलीथीन। चलो बताओ प्राकृतिक रबर एक बहुलक है। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। किसका बच्चों? आइसोप्रीन का। और भी 15 क्वेश्चन बाकी है, फटाफट से कर लेते हैं। गन्ने की चीनी के जल अपघटन से निम्नलिखित में क्या मिलता है? बताओ जल्दी से, क्या मिलेगा? ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज मिलता है। आपको ये बात अच्छे से याद रखने हैं। चलो बताओ विटामिन ए जो खून को स्कंदित होने में मुख्य भूमिका निभाता है, उसका नाम बताओ जल्दी से। सर वो विटामिन के होता है। क्या होता है? विटामिन के है वो। देखो ये रहा, निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? प्रचुर मात्रा में पाया जाता है भाई, बताओ जल्दी से कौन सा? सेल्यूलोज हो जाएगा। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, प्रश्न है विटामिन ई की कमी से। देखो विटामिन वाला प्रश्न कुछ ज्यादा होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? जनन क्षमता में कमी होता है। ये विटामिन सी की कमी से होता है। किसकी कमी से सर? विटामिन सी की कमी से। और ये कौन सा विटामिन की कमी से होता है? आप लोग कमेंट करो जल्दी से। तो ये विटामिन B1 जिसका नाम थायमीन होता है, उसकी कमी के कारण बेरी रोग होता है। ओके चलो बताओ अगला नंबर सवाल देखो, 60 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा विटामिन है जो जल में घुलनशील है? हमने क्या बताया, जल में बी और सी होता है। ADE के जो है ये सर ये वसा में घुलनशील है। किसमें? वसा में, याद रहे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। 61 नंबर सवाल है, एंजाइम क्या है? एंजाइम हमारा प्रोटीन है या फिर कार्बोहाइड्रेट है या लिपिड है? ये बताओ जल्दी से। सर ये प्रोटीन है। चलो आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर सवाल है, कोशिका का पावर हाउस जल्दी से बताओ। कोशिका का पावर हाउस बायोलॉजी में पढ़ के आए हो तो बताओ जल्दी से। सर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। चलो नेक्स्ट नंबर सवाल देखो, मनुष्य की लार में पाया जाने वाला एंजाइम, तो ये हमने ऊपर पढ़ा सर, टाइलिन नामक एंजाइम हो जाता है। चलो ये रहा प्रश्न, निम्नलिखित में कौन कृत्रिम मीठा अभिकर्ता? कृत्रिम मीठा अभिकर्ता जो भी है वो बताओ। सैकरीन, स्पार्टेम, सोडियम साइक्लोमेट, ये सारा का सारा मीठा अभिकर्ता ही हमें लगता है। ऑप्शन डी हो जाएगा सही जवाब। चलो आगे बढ़ते हैं। वह पदार्थ जो शरीर के ताप को कम करेगा। देखो अगर ज्वर को कम करेगा तो ज्वरनाशी होगा, और ज्वरनाशी का इंग्लिश हमारा क्या होगा? एंटीपायरेटिक होगा। तो कभी कभी एंटीपायरेटिक भी लिख देता है, तो ये भी बात आपको याद रखना है। डेटोल का उपयोग हम लोग एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं। किसके रूप में बच्चों? प्रतिरोधी के रूप में। बताओ जल्दी से क्या होगा? एंटीसेप्टिक के रूप में कर देते हैं। चलो बताओ 67 नंबर सवाल है, बूझा हुआ चूना जल्दी से बताओ।
बताओ बुझा हुआ जो चूना है वो कौन सा होगा? CaOH का होल ट्वाइस होता है, करेक्ट आंसर सी होगा। सूत्र है, याद रखना पड़ेगा। देखो वह पदार्थ जो पेट की अम्लता को कम करेगा, देखो अगर पेट की अम्लता को कम करेगा तो क्या होगा? प्रति अम्ल हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? एंटासिड होगा। सही आंसर सी हो जाएगा। कौन सा? 68 का। चलो बताओ 69 नंबर सवाल है, ये रहा। निम्नलिखित में कौन ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? जल्दी से बताओ कौन सा होगा जो कि पेनिसिलिन नहीं है, करेक्ट आंसर सी होगा। और लास्ट सवाल ये है आपके सामने, ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या कितनी है? ग्लूकोज में कायरल कार्बनों की संख्या कितनी होती है ये आप हमें बताओ। 4 होती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा बच्चों। चलो अब बताओ क्लास कैसा लगा, और इस 70 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना आया था ये आप क्या करोगे बच्चा पार्टी, ये आप कमेंट करके बताओगे। क्या करोगे? कमेंट करके बताओगे, जिससे हमें भी पता चले कि आप कितना सही कर पाए हो। जितने बच्चे क्लास को लाइक अभी तक नहीं किए हो तो कर लीजिएगा, और जितने बच्चे नए नए जुड़ रहे हो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिएगा। डेली क्लास का टाइम शाम के 7 बजे है, जरूर आइएगा बच्चों। मिलते हैं फिर अगले क्लास में।